अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मेनिंजाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों को डायग्नोस कैसे करना है। और सीएनएस में मेडिसिन में इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं था जिसको मैं इधर डाल सकूं ताकि आप लोगों को डायग्नोस करने में हेल्प हो। लेकिन पीडियाट्रिक्स में इसका आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पीडियाट्रिक्स को हम डील नहीं कर रहे हैं तो मेडिसिन को ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम मेडिसिन को ही देखेंगे। लेकिन पीड्स में इसका आपको सीएनएस के अंदर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, वायरल एनकेफेलाइटिस का क्वेश्चन मिल सकता है। तो आज हम यहाँ पे सीएनएस का जो है वो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद स्ट्रोक रह जाएगा बस आपका। उसकी भी मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लूंगी और वो भी एक एक करके आपको भेजती जाऊंगी। तो इसका जो है पेज नंबर डेविडसन के वॉल्यूम 2 में 1118 जो पेज है, पेज पे है मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन है बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब हम पहले बात करते हैं व्हाट इज मेनिंजाइटिस, व्हाट इज मेनिंजिज्म। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है। मेनिंजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस को। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस में हमारे पास जो दो मेन लेयर्स है ना, लेप्टोमेनिंजेस जिसे हम कहते हैं रेटिनाइड मैटर और पाया मैटर। इन दो लेयर्स की जो मतलब अंदर वाली दो लेयर्स है, वैसे तो तीन लेयर्स होती है ना, ड्यूरा मैटर, रेटिनाइड मैटर, पाया मैटर। जो अंदर वाली दो लेयर्स है ना, पाया और रेटिनाइड, उनकी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस या लेप्टोमेनिंजाइटिस। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखनी है कि ब्रेन का पैरेन्काइमा अभी तक हमने इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, व्हाट इज मेनिंजिज्म। मेनिंजिज्म कहते हैं साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस को। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है, साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस हम पढ़ते हैं क्या है, लेकिन साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस को हम मेनिंजिज्म बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो साइंस ऑफ मेनिंजिज्म जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजाइटिस की वजह से आ रहे हैं, या स्पेसिफिकली किसी को मेनिंजाइटिस हुआ है उसकी वजह से वो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस व्हिच कैन इरिटेट मेनिंजेस, लाइक कोई जो हमारे पास स्पेसेस है, नेक की स्पेसेस है, ठीक है, और रिट्रोफ्रेंजियल एब्सेस हो सकती है कोई, और हमारे पास निमोनिया हो सकता है। निमोनिया से जो इन्फेक्शन मतलब सेप्टिसीमिया होके इरिटेट करे, ठीक है, लोबार निमोनिया, मतलब कोई भी डिस्टेंट इन्फेक्शन जो कि इरिटेट कर सकता है मेनिंजेस को। या सब रेटिनॉइड हेमरेज है, हेमरेज से भी मेनिंजेस जो है वो इरिटेट होती हैं, तो मेनिंजिज्म के साइंस, मेनिंजाइटिस के साइंस आ सकते हैं। लेकिन वो हम उसे मेनिंजाइटिस लेबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेनिंजिज्म है, वो किसी और वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीजें थी कि मेनिंजाइटिस और मेनिंजिज्म क्या होता है। अब दूसरी बात ये कि साइंस क्या होते हैं। पायरेक्सिया, ठीक है, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, और ये जो नेक स्टिफनेस में आगे दो तीन साइंस हैं, कर्निक साइंस और ब्रूडजिंस्की साइन। ये जो तीन चार साइंस है ना, ये साइन सिम्टम्स है, ये है मेनिंजाइटिस के स्पेसिफिकली साइन और सिम्टम्स। ठीक है, मतलब जो नकल रिजिडिटी है ना, वो आपको स्पेसिफिकली लीड करती है टुवर्ड्स द मेनिंजाइटिस। अच्छा, अब आगे देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, क्लासिफाई करते हैं वायरल में, बैक्टीरियल में, ट्यूबरकुलस में एंड लॉट मोर। लेकिन आपके लिए वायरल इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल में अक्यूट बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, अच्छा, डिफ्रेंशिएट आपने इसको करना है ऑन द बेसिस ऑफ लंबर पंक्चर। वायरल के भी ऑलमोस्ट वैसे ही साइंस आएंगे, बैक्टीरियल के भी साइन और सिम्टम्स वैसे ही आएंगे, ट्यूबरकुलस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। लेकिन सीएसएफ का जो आपके पास आएगा ना स्पेसिमेन, उसकी वैल्यूज पे, उसकी रीडिंग्स पे आपने इन तीनों को डिफरेंशिएट करना होता है। यूजुअली वायरसेस जो है ना मोस्ट कॉमन कॉज है मेनिंजाइटिस की, और वायरसेस जो है इतना सीवियर मेनिंजाइटिस कॉज नहीं कराते। इट इज यूजुअली बिनाइन और सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के विदाउट ही, मतलब आप सिर्फ हाइड्रेट करते हो पेशेंट को, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हो, पेन किलर्स देते हो, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वायरस कॉजिंग वायरल मेनिंजाइटिस, दैट इज एंटेरोवायरसेस। ठीक है,
और वही साइंस और सिम्टम्स आएंगे क्लिनिकल फीचर्स में जो सब में आ रहे होते हैं, बैक्टीरियल में भी आ रहे होते हैं। वो क्या है कि हेडेक, इरिटेबिलिटी और मेनिंजिज्म। मेनिंजिज्म के अंदर हमने बात कर ली कर्निक साइन, ब्रूडजिन की साइन, नेक स्टिफनेस, ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन डायग्नोसिस जो है दैट शुड बी, 1 मिनट। ओके, लेकिन जो इसका डायग्नोसिस है दैट विल बी सोली ऑन लंबर पंक्चर। ठीक है, लंबर पंक्चर की जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर आपने जो है इसका डायग्नोसिस करना होता है। ठीक है, अच्छा, लंबर पंक्चर में हमने क्या क्या चीजें देखनी होती है? लंबर पंक्चर में आप देखते हो लिम्फोसाइट्स, लंबर पंक्चर में आप देखते हो कलर ऑफ द CSF। ठीक है, लंबर पंक्चर में आप देखते हो प्रोटीन का लेवल। ये सारी चीजें देखनी होती हैं आपने। तो नॉर्मली जो हमारे पास CSF होता है, हमने कल भी आई गेस बात की थी जब हम GBS के लेक्चर पढ़े थे, कि नॉर्मली CSF में कोई न्यूट्रोफिल नहीं होते, सिर्फ 5 से 7 लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज आपने इसके अंदर याद करना है, और नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन याद करना है। नॉर्मल लेवल ऑफ जो ग्लूकोज है इसके अंदर वो 45 to 100 मिलीग्राम हो सकता है, और प्रोटीन का लेवल जो है वो 15 to 50 मिलीग्राम तक हो सकता है लेवल इसके अंदर। ठीक है, ये दो चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है। लिम्फोसाइट 7 होंगे, ग्लूकोज 45 to 100 हो सकता है, या 45 to 75 रखो। प्रोटीन्स आपने 15 to 50 मिलीग्राम का लेवल याद रखना है इसके अंदर। अब वायरल में क्या होता है? वायरल में कोई न्यूट्रोफिल नहीं मिलेगा आपको, वायरल में सिर्फ आपको एक्सेस ऑफ लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, अब 7 लिम्फोसाइट्स तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको 100 लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं तो दैट इज कि यहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स का रेज होना दो कंडीशंस में होता है, एक ट्यूबरकुलस में और एक वायरल में। तो आपने ये भी दोनों सोचते हैं। ठीक है, फिर आपने देखना है कि ग्लूकोज और प्रोटीन के लेवल को क्या हुआ है। ग्लूकोज और प्रोटीन का लेवल अगर नॉर्मल है जितना होता है, तो दैट इज मोस्ट लाइकली कि ये जो है ये वायरल है। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम ट्यूबरकुलस पढ़ते हैं उसके अंदर प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा हुआ होता है और ग्लूकोज का लेवल बहुत नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। कि एट द एंड मैं आपको ग्रुप में एक टेबल भी भेज दूंगी जिससे आपको इजी होगा ये याद करना। मैनेजमेंट आपने आपको पहले ही बता दिया कि कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है वायरल मेनिंजाइटिस की। इसमें आप सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हो, पेशेंट को हाइड्रेट करते हो, फीवर को ट्रीट करते हो, और एंटीवायरल देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, फिर एक दफा CSF की फाइंडिंग्स मेन है, इन्हीं के ऊपर MCQ आएगा। CSF की ही फाइंडिंग्स बताई होगी और आपको MCQ पूछा होगा। तो आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर CSF के कलर को इतना ज्यादा कोई मसला नहीं होता है। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो रेज्ड होंगे, मतलब नॉर्मली 7 होते हैं, उससे ज्यादा होंगे। प्रोटीन और ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल होती है, याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हम थर्ड ईयर माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ते आ रहे हैं, हमने इसको एज के हिसाब से याद करना होता है। नियोनेट्स में क्या है, स्कूल चिल्ड्रन में क्या है, और एडल्ट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम फिर उसी पे जा रहे हैं। 25.63 एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस बताए हुए हैं। नियोनेट के अंदर ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन है, और लेस कॉमन में लिस्टीरिया आ जाता है। प्री स्कूल चिल्ड्रन में हिमोफिलस है, उसके बाद हमारे पास निजीरिया है, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। आपने ना अपनी बुक को फॉलो करना है, हर बुक में आपको ऑलमोस्ट डिफरेंट मिलेगा। जो ओल्डर चाइल्ड है एंड एडल्ट, ओल्डर चाइल्ड के अंदर निजेरिया है, और एडल्ट्स के अंदर मतलब ओल्ड एज के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो टॉप पे आती है। ठीक है, फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में देयर आर सर्टेन फीचर्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू सम सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, लाइक
सबसे पहले हम मेनिंजोकोकस की अगर बात कर लें, अच्छा मेनिंजोकोकस जो है ना एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में, जो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत कॉमन है, ठीक है। और मिलिट्री एरियाज में जो क्राउडेड एरियाज होते हैं उसके अंदर नजीरिया की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इससे नजेरिया का आपने याद रखना है। नजेरिया के बारे में आपको दो तीन बातें और भी पता होंगी कि नजेरिया मेनिंजोकॉक्सीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, सेप्सिस के साथ, रैश के साथ प्रेजेंट करता है। जहां पे भी रैश का जिक्र आ जाए, परप्यूरिक स्पॉट्स का जिक्र आ जाए ऑन द बॉडी विद द साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस, थिंक ऑफ नेजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। फिर अच्छा होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है क्या बेसिकली, वो कहते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजीज की तो इम्यून जो इन्फेक्शन है वो एक स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स। उस इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में क्या होता है कि जो पाया मैटर है और रेटिनॉइड मैटर है दैट गेट्स इनफिल्ट्रेटेड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स, पस बनती है वहां पर। पस जो है वो ब्लॉकेज करती है, एडहियंस बना देती है। उस एडहियंस और ब्लॉकेज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोकेफलस को लीड करता है पेशेंट। और हाइड्रोकेफलस के साइंस क्या हैं? वॉमिटिंग, हेडेक, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटीज, ठीक है, और पेपिलिडीमा। हाइड्रोकेफलस मतलब इसकी एक कॉम्प्लिकेशन आपको यहीं से पता चल गई कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस कॉज करती है, और ये इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन है। और होता क्या है कि जो बेस ऑफ द ब्रेन है उस पे जो क्रेनियल नर्व्स पड़ी होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेटेड जो क्रेनियल नर्व आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है क्रेनियल नर्व्स में, वो है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व की, एब्ड्यूसेंट नर्व की आती है। उसके बाद सेवंथ क्रेनियल नर्व की आती है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व की, ठीक है। सॉरी, एट्थ क्रेनियल नर्व की आती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की। सेवंथ भी आती है इसके अंदर और एट्थ भी आती है। 6, 7, 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मोस्ट कॉमन है, और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के इंक्लूड होने की वजह से हेयरिंग लॉस इज अ फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन। ये थी इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में प्रोटीन का लेवल सीएसएफ के अंदर इतना रेज क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो फिल्टर आउट होती रहती है प्रोटीन इनटू द स्पेसेस। क्लिनिकल फीचर्स फिर वही आ जाते हैं, हेडेक, ड्राउजीनेस, फीवर, नेक स्टिफनेस, ये प्रेजेंटिंग फीचर्स आते हैं, ठीक है। अगर तो ये सवेयर हो जाए ना तो ब्रेन का पेरेन्काइमा भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। ब्रेन का पेरेन्काइमा जो साइड इन्वॉल्व होगी, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व हो गया है, पैराइटल लोब इन्वॉल्व हो गया, तो वहाँ के फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस आना शुरू हो जाएंगे। वो फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस क्या हो सकते हैं? एफेजिया हो सकता है, और वीकनेस ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी हो सकती है, ठीक है, एपिलेप्सी हो सकती है, सीवियर का अटैक हो सकता है, और ये वाली सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब ब्रेन का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होगा, लेकिन मेनिंजाइटिस में बहुत रेयरली ब्रेन का पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है। मेजरली आपको हेडेक, ड्राउजीनेस, फीवर एंड नेक स्टिफनेस से मिल रहा होता है, ठीक है। आगे वही रैश वाली बात लिखी हुई है, मेनिंजोकॉक्सीमिया वाली बात लिखी हुई है। फिर एक बात आपने लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस के बारे में याद रखनी है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, अगर आपको किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज 60 ईयर ओल्ड का आता है सिनेरियो, प्रेग्नेंट फीमेल का आता है, अल्कोहलिक का आता है, डायबिटीज का, थिंक ऑफ लिस्टीरिया। लिस्टीरिया उनमें ना मेनिंजाइटिस कॉज करा सकता है, ठीक है। ये तो सारी बात हो गई मेनिंजाइटिस की और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, और पैथोफिजियोलॉजी की, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एज में इंपॉर्टेंट है, क्या करा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में हमने पहले बात की कि लंबर पंक्चर इज द मेन इन्वेस्टिगेशन, मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन, अनलेस देयर आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। किन कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशंस होंगी? पेशेंट को कार्डियो रेस्पिरेटरी कोई इश्यू है, ठीक है, जहां से हमने लंबर पंक्चर करना है वहां पे कोई स्किन इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, और पेशेंट को फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस आ रहे हैं। फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस क्या शो करता है कि देयर कैन बी अ मैस लीजन, ठीक है, तो हेड इंजरी हो सकती है, और हाइड्रोकेफलस हो सकता है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है। तो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस में, स्किन, लोकल स्किन इन्फेक्शन में, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आपने पेशेंट का लंबर पंक्चर नहीं करना है। तो आपने सीटी स्कैन करना है इन 4 कंडीशंस में, ठीक है। लंबर पंक्चर्स लाजमी है लेकिन इन 4 कंडीशंस में नहीं करना। अगर नहीं करना तो फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है? दैट विल बी सीटी स्कैन। अच्छा,
फिर अगर लंबर पंक्चर आप नहीं कर पा रहे हो और ओमिट कर दिया आपने ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो आपने पेशेंट का ब्लड कल्चर लेना है और पेशेंट को एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना। अब होता क्या है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्लाउडी कलर हो जाता है सीएसएफ का, 1000 की अमाउंट में न्यूट्रोफिल रेज हो जाते हैं, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा रेज हो जाता है और ग्लूकोज कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, और ग्राम स्टेनिंग में आपको बैक्टीरिया मिल सकता है, इवन ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, मेनिंजाइटिस में जो मैनेजमेंट है वो क्या करनी है आपने? अगर तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है ना, सबसे पहले पेशेंट को बेंजाइल पेनिसिलिन हमेशा हर पेशेंट को इमीडिएटली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो स्टार्ट करा देना है। किस केस में बेंजाइल पे, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने देनी ही देनी है हर पेशेंट को, कि अगर पेशेंट को सिर्फ पेनिसिलिन एनाफिलेक्सिस है ना, आपने सिर्फ उस कंडीशन में नहीं देनी है, वरना आपने हर पेशेंट को बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है। ठीक है, और फिर अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर हम अगले ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं। और साथ आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पेशेंट को स्टार्ट कर देनी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिले करती है इन्फ्लेमेशन को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी हेयरिंग लॉस और न्यूरोलॉजिकल जो सीक्वल चल रहा होता है, ये जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व वाला और हेयरिंग लॉस और अब्ड्यूसर नर्व की इन्वॉल्वमेंट और ब्रेन पैरेन्काइमा की इन्वॉल्वमेंट, इसको डिले कर देती है। ठीक है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कोर्स आप पेशेंट को स्टार्ट करा दो। अच्छा, देयर इज अ टेबल 25.66 कीमोथेरेपी ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। आपने हर पेशेंट को बेंजाइल पेनिसिलिन स्टार्ट करानी है सबसे पहले। ठीक है, और रिजीम ऑफ चॉइस जब आपके पास ब्लड कल्चर आ गया है, पता चल गया है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसके हिसाब से आपने याद करनी है। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ निजेरिया की बेंजाइल पेनिसिलिन याद की थी। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा की और स्ट्रेप्टोकोकस स्विस, इन तीनों की मैंने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स याद की थी। ठीक है, अब वो आप दो तीन याद कर लो, सेफ्ट्राक्सोन और सेफोटाक्साम याद कर लो। ठीक है, लेकिन वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो कि इन सेफलोस्पोरिन्स को, पेनिसिलिन को इफेक्टिव नहीं है, या वो रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है, तो उसमें आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करनी, दैट इज वेंकोमाइसिन और रिफेम्पिसिन। ठीक है, इस तरह आपने याद रखनी है। हर एक के अंदर आपने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन याद रखनी है, जो रेजिस्टेंट है उसके अंदर वेंकोमाइसिन और रिफेम्पिसिन याद करनी है, बस। अच्छा, प्रिवेंट कैसे करते हैं? जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन में जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन पेशेंट्स के, उनको आपने 2 days ओरल रिफेम्पिसिन का कोर्स कराना होता है, और एडल्ट्स के अंदर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोर्स करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है मेनिंजाइटिस की, दैट इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक क्रॉनिक इलनेस है। ठीक है, होगा क्यों ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस? हमने ट्यूबरकुलोसिस की कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा था कि मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस से जो है हो सकती है जो मेनिंजियल इरिटेशन हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है मेनिंजीज की, तो इसकी वजह से ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है। बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आती है कि ये जो डब्बा बना हुआ है ना, कीमोथेरेपी फॉलोइंग मेनिंजोकोकल एक्सपोजर, यू डोंट हैव टू डू दिस, ये नहीं करना है आपने। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के? नाइट स्वेट्स, फीवर, नाइट स्वेट्स, लो ग्रेड फीवर, ठीक है, वॉमिटिंग, ये आपने याद रखनी है। तो हर ट्यूबरकुलोसिस के केस में आपको पता होगा ना, आती है। तो ये 3-4 जो फीचर्स हैं, ये हर टीबी के केस में आपने पढ़े होंगे। अब क्योंकि ये ब्रेन के अंदर एक लीन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोमा। ठीक है, एक मैस इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कैसा इफेक्ट? जैसे ट्यूमरस इफेक्ट होता है, इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट हेडेक के साथ, डिलेरियम और बिहेवियरल चेंजेस के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टेजिंग और मेनिंजिज्म के साइन प्रेजेंट हो सकते हैं। पेशेंट कैसे आता है कि पेशेंट को 2 महीने से कफ है, ठीक है, और 1 महीने से पेशेंट को हेडेक हो रहा है और लो ग्रेड फीवर है, और पेशेंट अनवैक्सीनेटेड है। मैंने आपको कहा है कि अनवैक्सीनेटेड नहीं आपने भूलना। ठीक है, अनवैक्सीनेटेड का जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत वेग सा सिनेरियो आता है, लेकिन ये दो चीजें कंफर्म कर देती हैं, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स
अनवैक्सीनेटेड वाली जो चीज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, पीड्स में ये बहुत हेल्प करेगी। पीड्स में जिस क्वेश्चन में भी आपको ये बता दिया ना, मतलब आपको टीबी के साथ पता नहीं चल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, एट द एंड आपको उन्होंने बता दिया कि बॉडी वीकनेस आ गई है हाफ साइड की, तो मतलब टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है ना, ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म, वो इन्वॉल्व कर लेता है ब्रेन पेरेन्काइमा को, तो फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस आना शुरू हो जाते हैं। और ये बात याद रखना, बाकी सारी हमने विद इन डेज बात की है, ये हम वीक्स की बात कर रहे हैं, मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑनसेट जो है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लंबर पंक्चर करेंगे, हमें सीएसएफ के अंदर फ्लूइड जो लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, एज कम्पेयर टू एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल मिलते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज का कंटेंट इसके अंदर रिड्यूस हुआ होता है, और प्रोटीन का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और आपने इसके अंदर एडीटी स्टार्ट करनी है पेशेंट को। एडीटी के अंदर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई 4 ड्रग्स, पायराजिनामाइड, रिफेम्पिसिन, आइसोनायाजाइड, इथैम्ब्यूटोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना है पेशेंट को 5वां। ये था हमारा मेनिंजाइटिस। अब बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस उसका कॉन्सेप्ट ले लो, बाकी आपने सारी चीजें पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। इसके बारे में हम 5-10 मिनट ही बात करेंगे, जो इनकेफ्लाइटिस है। मेनिंजाइटिस तो हमने कहा था ना कि ये मतलब सिर्फ मेनिंजेस को इन्वॉल्व कर रहा है। इनकेफ्लाइटिस हम तब कहते हैं जब ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेन पैरेन्काइमा जब इन्वॉल्व होता है तो साइंस और सिम्टम्स मेनिंजिज्म वाले नहीं आते हैं। हो सकता है वो प्रेजेंट हो, लेकिन यूजुअली जो इसके अंदर इनकेफ्लाइटिस के अंदर साइंस सिम्टम्स आते हैं वो है कंफ्यूजन और मेंटल स्टेटस चेंजेस, मतलब बिहेवियरल चेंजेस और कंफ्यूजन। ये 2 वर्ड्स आपने इनकेफ्लाइटिस के लिए याद रखने हैं। साइंस और सिम्टम्स में क्या याद रखना है? कंफ्यूजन, बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, और फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस। बस ये 2-3 याद रखने इसके लिए साइंस और सिम्टम्स में। इनकेफ्लाइटिस है ब्रेन पैरेन्काइमा की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वायरसेस में सबसे पहले हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो बहुत सीवियर और मोस्ट सीरियस कॉज है इनकेफ्लाइटिस की, और वेरिसिला जोस्टर। इसके अलावा भी और बहुत सारे मीजल्स है, मम्स है, ये सारे इनकेफ्लाइटिस कॉज करा सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में वही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, कॉर्टेक्स, व्हाइट मैटर, बेसल गैंग्लिया, ब्रेनस्टेम, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। एमसीक्यू आता है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो कौन सा लोब इन्वॉल्व करता है? टेम्पोरल लोब की ज्यादा प्रिडोमिनेंस है, प्रिपॉन्डरेंस है। और साइटोमेगालो वायरस जो है वो वेंट्रिकल्स को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। साइंस और सिम्टम्स में जैसे हमने बात की थी, अच्छा, नेक स्टिफनेस नहीं मिलती मोस्टली इसमें आपको। इसके अंदर कंफ्यूजन, मतलब जो बिहेवियर से रिलेटेड चेंजेस हैं, ड्राउजीनेस और कॉन्शियसनेस की डिस्टर्बेंस और फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस, ये चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। मेनिंजाइटिस अगर नहीं प्रेजेंट ना, मतलब नेक स्टिफनेस नहीं है, और आपको 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से ये फीचर्स आ रहे हैं कंफ्यूजन बिहेवियर वाले, और टीबी वाला कोई सिम्टम नहीं बताया, लो ग्रेड फीवर और नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, तो थिंक ऑफ वायरल इंकेफ्लाइटिस साइंस और सिम्टम्स की बेस पे। जहां पर ये आपको कंफर्म हो जाएगा ना कि ये वायरल है, वो है सीएसएफ की फाइंडिंग्स, ठीक है। सीएसएफ की फाइंडिंग्स सेम वायरल मेनिंजाइटिस वाली आएंगी। वो क्या थी? प्रोटीन और ग्लूकोज नॉर्मल, और सिर्फ लिम्फोसाइट्स का काउंट इंक्रीज होना। तो इससे आपका टीबी भी एक्सक्लूड हो जाएगा, इससे आपका बैक्टीरियल भी एक्सक्लूड हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा क्या है। एमसीक्यू आ सकता है कि जो ट्रायड है ना, कंफ्यूजन का, मेंटल स्टेटस चेंजेस का और फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस का, दैट इज फॉर एनकेफ्लाइटिस। नकल रिजिडिटी जहां पर भी आ जाए और फीवर और हेडेक आ जाए, दैट इज फॉर मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये 2 चीजें आपने मेन याद रखनी है। और ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर फिर स्टार्ट कराना पड़ता है। हर्पेस सिम्प्लेक्स के लिए एंटीवायरल का जो ट्रीटमेंट है वो आपने स्टार्ट करा देना। बस आज के जो टॉपिक्स थे वो यही थे, और बीच में ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो 25.65 है ये टेबल भी करने की जरूरत नहीं है, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेनिंजाइटिस भी कवर हो जाता है, इनकेफ्लाइटिस भी कवर हो जाता है। और अभी तक जो, अगर किसी को इस चीज का आइडिया ना हो कि कौन कौन से सीएनएस के टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो हम लोगों ने जो है रिसेंटली अभी ग्लैनबेरी सिंड्रोम और माइसीनिया ग्रेविस, आज हमने मेनिंजाइटिस और इनकेफ्लाइटिस कवर किया था। पीछे हमने मोटर न्यूरॉन डिजीज कवर की थी, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज कवर की थी हमने,
ठीक है। और ये वाले टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं सीएनएस के अंदर। जो मेन दो तीन चीजें रह गई हैं दैट इज स्ट्रोक। ठीक है, इंशाल्लाह अब वो कल आपको लेक्चर मिल जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि एट दैट टाइम 15 से 16 लोग बस ज्वाइन करते हैं, इसके अलावा कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। ऑलमोस्ट आपकी 50 की क्लास है और ज्यादा लोग जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, इसलिए फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक।